साइफ़र केस में बेहतर होता कि कोई ज़मानत की सुनवाई के लिए कोई लार्जर बेंच बनाया जाता, क्योंकि ये जो साइफ़र हैं ये इंतहाई अहम नौइयत का मसला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए। साइफ़र का केस पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिपोर्टेड जजमेंट में कासिम सूरी साहब के रूलिंग के ख़िलाफ़ केस की समाअत करती हुई उस पे अपनी ऑब्ज़र्वेशन दी है। तो लिहाजा इतनी अहम नौइयत का मुकदमा जो है ज़रूरत ये थी कि इसके लिए लार्जर बेंच जो है उसको सुने। आजकल जो हैं बहुत सारे जज साहिबान जो हैं सुपीरियर जुडिशरी के, उनकी एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही है और अदलिया को ख़ुद फ़ैसला करना चाहिए कि जब इनकी अपनी प्राइवेसी महफूज नहीं है तो पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनकी प्राइवेसी को कौन महफूज करवाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस में समाअत हुई बेल पिटीशन की, और बेल पिटीशन जो है हियरिंग के लिए एडमिट हो गई है। नोटिस सरकार को दे दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरीक़ाकार ये हैं कि जब ज़मानत की दरख्वास्त दायर होती है तो वो रूटीन यही है कि वो अगले हफ्ते फ़िक्स होती है। तो यहाँ इस प्रैक्टिस को उन्होंने फ़ॉलो किया है और तारीख़ जो है वो शायद अगले हफ्ते की आज की मंडे का दिन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मंगलवार भी हो सकती है। साइफ़र केस में बेहतर होता कि कोई ज़मानत की सुनवाई के लिए कोई लार्जर बेंच बनाया जाता, क्योंकि ये जो साइफ़र हैं ये इंतहाई अहम नौइयत का मसला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए। साइफ़र का केस पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिपोर्टेड जजमेंट में कासिम सूरी साहब के रूलिंग के ख़िलाफ़ केस की समाअत करती हुई उस पे अपनी ऑब्ज़र्वेशन दी है। तो लिहाजा इतनी अहम नौइयत का मुकदमा जो है ज़रूरत ये थी कि इसके लिए लार्जर बेंच जो है उसको सुने। दूसरी बात ये है कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल एक्ट हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, उधर अभी हम जा रहे हैं। तीसरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी कोर कमेटी का आज इंतहाई अहम इजलास है और जिसमें बहुत अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के कन्वेंशन मुनक़्क़द करें मुल्क भर में, और इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से कर रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन तमाम पार्टियां कर रही है, एनपी आजकल कर रही है, जमात इस्लामी के कन्वेंशन आए रोज़ होते हैं। और इस मुल्क में जो हालात हैं तो पार्टी जो हमारे कायदीन हैं और अकाबिरीन, उन्होंने कन्वेंशन से पहले ये सोचना शुरू किया कि जी हमारे कन्वेंशन पे फिर हमले होंगे और हमारे कन्वेंशन को सबोटाज किया जाएगा, तो इसके लिए हम पहले से क्यों ना अदालत से रजू करें। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट के हवाले से ख़ाइफ़ है कि इसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो पाकिस्तान की किसी और सियासी पार्टी के साथ नहीं हो रही है। तो लिहाजा ये चंद चीज़ें थी आपको बताने की। आप शेर अफजल साहब ये कहिएगा कि आपने कहा कि हम मुल्क भर में कन्वेंशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो क्या ये कन्वेंशन सियासी नौइयत के होंगे या फिर जिस तरीके से वकला कन्वेंशन कर रहे हैं ये उसी के कड़ी होगी? वकला कन्वेंशन एक अलहदा सिलसिला है जिसका पार्टी कन्वेंशन से ताल्लुक़ नहीं है। ये वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं जिसमें वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, इलेक्शन सर पे हैं और तमाम पार्टियां अपने हलकों में अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके वर्कर्स का भी हक़ है कि वो अपने मुतल्लिका सूबाई कौमी हलकों में वर्कर कन्वेंशन करे, अपने उम्मीदवारान के बारे में जो है डिस्कशन करें पोलिंग स्टेशंस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ये कहिएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो
पी टी आई के लीडरान हैं जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड है, छुपे हुए हैं, उनको नहीं चाहिए कि वो सरेंडर करें, आए सामना करें, अगर बेगुनाह हैं तो खुद को बेगुनाह साबित करें कि कैंपेन शुरू कर दें? ये नहीं हो सकता कि भाई वो छुपे रहेंगे, इससे नुकसान नहीं होगा आपके ख्याल में पार्टी को? देखिए, गुनाहगार और बेगुनाह का सवाल तो नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स अंडरग्राउंड हैं, एक पहली बात तो ये सब जो हैं अपनी मर्जी से अंडरग्राउंड नहीं हैं, ये एक फ़ैसला था और खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी थी। दूसरी बात ये है कि इन पे मुकदमात की नवीयत क्या है? सारे सियासी मुकदमे हैं, बाकी तो फौजदारी मुकदमात में अगर ये 9 मई के वाक़यात में जिन FIR में इनको नामज़द किया गया या बाद में जो है ज़िमनी के ज़रिए उनको इम्प्लिकेट किया गया है, वो फ़ाइट करना मुश्किल नहीं है। असल फ़ाइट करना ये है कि एक केस से आपकी जान छूटती है, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है, फिर 3 MPO में, फिर 3 MPO से एंटी करप्शन से FIA, और यूँ जो है लोगों की तज़लील भी हो रही है और उनकी रिहाई जो है वो तबालत इख्तियार करती जा रही है। तो लिहाजा इस चीज़ का हमारे पास फ़िल वक्त कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा है। अलबत्ता ये चीज़ वाज़ेह है कि बहुत जल्द जो है ये फ़ैसला होना है कि लीडरशिप को अब मंजर आम पे आना है, और जब कब फैसला होता है ये कोर कमेटी ने डिसाइड करना। आप बड़े दबंग लीडर हैं, आपने एक दिन ट्वीट किया था और आप अंडरग्राउंड हो गए थे कि PTI की कोर कमेटी में कुछ गद्दार बैठे, आप उन गद्दारों का नाम लेना पसंद करेंगे? ये सवाल का जवाब तो मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। नाम लेना पसंद करेंगे? मैं आपको अर्ज़ करूँगा ना, मैं नाम लेने से घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि पार्टी के कुछ जो हमारे सीनियर अकाबिरीन हैं, उन्होंने मुझे इससे मना किया है, तो लिहाजा अब आप मुझे लड़वाए नहीं अपने पार्टी से, और जो फ़ैसला उन्होंने किए हैं वो मुझे बसर चश्म कबूल है। सर, काजी फायज़ ईसा से तहरीक इंसाफ को क्या उम्मीद है? काजी फायज़ ईसा साहब को हम मुबारकबाद देते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी ये तवक्को रख रही है कि पाकिस्तान को जो चीफ जस्टिस मिला है वो सबसे पहले जो कार्रवाई मुनासिब समझेगा वो है अदालती जो निज़ाम जिसका शिराज़ा बिखर चुका है, और जो अदालती अहकामात जो हैं वो बार बार पाँव तले रौंदे जा रहे हैं, और जो सबसे अहम मसला जो दरपेश है अदलिया को वो है कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, और इस तहफ़्फ़ुज़ को फ़राहम करने में अभी तक अदलिया, आप सबको मालूम है कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुई हैं। लोग गैर महसूस फ़ील कर रहे हैं, लोग अदालतों में इस डर की वजह से नहीं जा रहे हैं कि अदालतें जो हैं उनको इंसाफ की फराहमी, सिर्फ फराहमी नहीं है बल्कि उस इंसाफ पे अमल दरामद भी कराना है। अमल दरामद जो है वो होता नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान का मौजूदा वक्त में इलेक्शन से भी बढ़ के और एक माशी सूरत-ए-हाल से भी बढ़ के जो सबसे अहम फ़ैसला है, जो सबसे अहम बर्निंग इशू हैं, वो हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सूरत-ए-हाल, या आईन की सुप्रीमेसी की सूरत-ए-हाल, या पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ जो हैं इनकी पामाली को रोकने के लिए क्या इक़दाम जो हैं सुपीरियर जुडिशरी कर सकती है। मेरा ख्याल है, और काजी फायज़ ईसा साहब का जो खत काट हैं, जो इनके फ़ैसले हैं, जिस तरह ख़ुद अपने लिए इंसाफ के हसूल के लिए लड़ा, पाकिस्तान के अवाम और हम लीगल कम्युनिटी बिलखसूस ये तवक्को रखते हैं कि ये अदालती निज़ाम को मजबूत करेंगे। जिन लोगों ने अदालतों की बेतौकीरी की है और जिन हुकाम ने, उसका ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान में उन तमाम अहकामात के लिए कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो ये जायज़ा ले कि कहाँ पे किस तरीके से अदालती इख्तियारात को जो हैं या अदालती इक़दामात या अहकामात को फ्लाउट किया गया, और जब ये चीज़ें होंगी तो लोगों का एतमाद जो है अदलिया पे मजबूत होगा। बंदियाल 1 साल 7 माह गुजार के गए, उनका भी जस्टिस मुनीर की कैटेगरी में आएगा? मैं ये तो नहीं कहूँगा। जस्टिस मुनीर और जस्टिस बंदियाल साहब में बड़ा फ़र्क है। मुनीर ने बेसिकली पाकिस्तान में मार्शल लॉ या जो कानून की और आईन पाकिस्तान की पामाली को उन्होंने लीगलाइज किया था। ऐसा कोई मुकदमा बंदियाल साहब के सामने नहीं आया। बंदियाल साहब का जो दौर था आईनी और कानूनी एतबार से मैं उसको मिक्स ब्लेंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग कहता हूँ। कहीं पर
وہ صحیح گیا، کہیں پر وہ جس طرح رات کو 12 بجے جو ہے عدالت لگانا اور پھر 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروانا، اور ساز کا نام بھی لے لینا۔ جی جو دیکھیں یہ اب ہم قوم ہی ایسی بن گئے ہیں کہ جب آپ ججوں کے ساسوں کی ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور آپ کے پاس یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، سب سے پہلے اہم ضرورت تو یہ ہے نا کہ میری پرائیویسی کو کون جو ہے اس میں گھس رہا ہے، کون اس کو پامال کر رہا ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کل جو ہیں بہت سارے جج صاحبان جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، ان کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے، اور عدلیہ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ان کی اپنی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کی پرائیویسی کو کون محفوظ کروائے گا۔